वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्रों के मोस्ट आईएमपी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए काफ़ी आईएमपी ये तमाम क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, टीएटी, सीटेट और शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी से जुड़ी एक एक अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप छात्रों को पढ़ा रहे हो, उनको प्रेरित करना चाहते हो, तो आपको किस बात का ध्यान जो है वो सबसे ज्यादा रखना है। इस तरीके का कथन यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। 4 कथन आपको दिए गए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए आपको कि बालक की अधिक कमियां ढूंढना, बालक में आत्मविश्वास की भावना का विकसित करना, बालक से कठिन अभ्यास कराना चाहिए, या फिर सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। तो देखिए दोस्तों, कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रेरित करने की बात कर रहे हैं दोस्तों, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। तो बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 2। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर पूछा गया है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। अगर आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आप दे रहे हैं, तो आपको थॉर्नडाइक के बारे में मालूम ही होना चाहिए और आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? पुनर्बलन का सिद्धांत है, उत्प्रेरणा का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। और थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 3 पूछा जा रहा है कि बुद्धि का आधार एक विद चिंतन है, जबकि बहुविध चिंतन का डैश डैश आधार है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए, पिछड़ेपन, सृजनात्मकता, मंदबुद्धिता, या फिर व्यक्तित्व। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए और आपको पूछा गया है कि बुद्धि का आधार एक विद चिंतन है, जबकि बहुविध चिंतन का आधार सृजनात्मकता। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। फास्ट रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि उतना वक्त आपके पास परीक्षा के लिए अब बचा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर पूछा गया है कि मनोगत्यात्मक गतिविधि है। तो देखिए दोस्तों, मनोगत्यात्मक गतिविधि क्या है ये यहाँ पर हमको समझना है, या फिर इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। पहले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास। ऑप्शन 2 में बताया जा रहा है कि एक ऐच्छिक एवं आत्मनियंत्रित क्रिया। ऑप्शन 3 में बताया गया है कि वह है जो हम कहते हैं, या फिर एक प्रकार का मनोरंजन। तो देखिए दोस्तों, मनोगत्यात्मक गतिविधि क्या है? तो मनोगत्यात्मक गतिविधि जो होंगी दोस्तों, वो इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 5। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि आप देख सकते हैं, स्त्री पुरुष, आई थिंक 2016 की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। प्रश्न इस प्रकार है कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, यह कथन प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों, जो औरतें होती है वो पुरुष के अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, इस तरीके का कथन यहाँ पर दिया गया है। और ये कथन किस चीज को दर्शाता है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है।
बुद्धि के विभिन्न पक्षों को दर्शाता है, सामाजिक मान्यताओं को दर्शाता है, लैंगिक पूर्वग्रह को दर्शाता है, या फिर शारीरिक भिन्नता को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है जब कहा जाता है तो ये लैंगिक पूर्वग्रह को बढ़ावा देता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, देखिए दोस्तों छात्र की बात हो रही है, शिक्षार्थी मीन्स स्टूडेंट्स या छात्र या विद्यार्थी छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब। तो देखिए दोस्तों नैतिक शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है और छात्र नैतिक शिक्षा को कब ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए कि नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाए। दूसरे ऑप्शन में बताया जा रहा है कि शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। ऑप्शन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए, फिर नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए। तो देखिए दोस्तों जहां पर बात होती है, जहां पर नैतिक शिक्षा की बात होती है तो उसके लिए शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि शिक्षक जब नैतिक शिक्षा का आचरण करेगा, नैतिक शिक्षा को अच्छी तरीके से मतलब खुद के अंदर जो नैतिकता है उसको दिखाएंगा दोस्तों, तो वो अपने आप ही जो है छात्रों में चली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 7। अब प्रश्न क्रमांक 7 आप देखेंगे इस तरीके से पूछा गया है कि प्रभावशाली अधिगम में मनोवैज्ञानिक शक्तियां शिक्षण को सहायता प्रदान कर शिक्षार्थियों के व्यवहार तथा अधिगम के लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है। इन व्यवहारों तथा अधिगम का लक्ष्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों नहीं है वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संवेदात्मक या फिर भावात्मक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 संवेदात्मक। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए दोस्तों जल्दी हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि उतना वक्त आपके पास नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ तो ज़्यादा डिस्कस करना इसमें उतना फायदेमंद नहीं होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है। देखिए दोस्तों समाजीकरण को लेकर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और बताया जा रहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावी होती है। कब प्रभावी होती है, अब हमको ये कथन में से ढूंढना है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए। कुछ न करने की प्रक्रिया पर बल देना, यह सोचकर कि परिपक्वता आने पर खुद ही सीख लेंगे। ऑप्शन 2 में बताया जा रहा है छोटे बालकों के समस्त वयस्कों के उदाहरणों को प्रस्तुत करके, बालकों को सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित करके, या फिर कुछ बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करके। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए दोस्तों और हम आपको बताएंगे कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है जब बालकों को सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित किया जाए, तब जो है सामाजिक प्रक्रिया जो है वो दोस्तों सर्वाधिक प्रभावी होती है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो डायरेक्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि उद्दीपक अभिप्रेरक। अब उद्दीपक अभिप्रेरक इसी तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझना आपका काम है, ये सीटेट वालों का काम नहीं है क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना आपका काम है दोस्तों। अब उद्दीपक अभिप्रेरक मतलब क्या है, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए कि सीखी गई आवश्यकताएं होती है जैसे ताकत या उपलब्धि की आवश्यकताएं। ऑप्शन 2 में बताया जा रहा है कि स्वाभाविक होते हैं लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी नहीं होते। ऑप्शन 3 में बताया जा रहा है कि स्वाभाविक नहीं होते लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी होते हैं। ऑप्शन 4 में बताया जा रहा है कि स्वाभाविक और उत्तरजीविता के लिए जरूरी होते हैं। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर दिए गए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उद्दीपक अभिप्रेरक क्या होता है। तो उद्दीपक अभिप्रेरक जो है वो स्वाभाविक होते हैं लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी नहीं होते। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उद्दीपक अभिप्रेरक के संदर्भ में। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 10। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। देखिए दोस्तों व्यक्तिमत्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसके मापन की, व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अवलोकन, निर्धारण मापनी,
रचना तकनीक या फिर अभिव्यक्ति तकनीक। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। तो आपको बताना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है दोस्तों निर्धारण मापनी। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों हमने सीटेट दिसंबर 2024 के लिए आपके लिए फ्री प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनाई है दोस्तों, मराठी भाषा पेडागोजी, क्योंकि मराठी का डेटा आप लोगों को पता है बहुत कम है। हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये तमाम वीडियोस दोस्तों जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सीटेट दिसंबर 2024 के लिए स्पेशल हमने ये वीडियो बनाया दोस्तों। आप फ्री में ये तमाम वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। ओके जी, प्लीज लाइक कीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 यहां पर पूछा गया है कि कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है। देखिए दोस्तों, अब क्लास कंट्रोल की बात हो रही है और कक्षा नियंत्रण की सबसे बेहतर विधि कौन सी है, इस तरीके का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। प्रजातांत्रिक उपागम, प्रभुत्ववादी उपागम, छात्रों को दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करने का उपाय, या फिर निष्पक्ष रूप से विद्यालय नियमों की अनुपालन की बाध्यता। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको दिए गए और प्रश्न पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे कि कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों प्रजातांत्रिक उपागम। कौन सी विधि है? प्रजातांत्रिक उपागम। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा यहां पर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 स्क्रीन में है आपकी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल शिक्षण का आधारभूत तथ्य है। देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आपको प्रश्न पूछा गया है कि बाल शिक्षण का आधारभूत तथ्य क्या है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन प्रत्येक बालकों के विकास की गति भिन्न है। दोस्तों डेफिनेटली प्रत्येक बालक की विकास की गति जो होती है वो भिन्न होती है, आप सब लोगों को पता है। मानसिक शक्तियां अपरिवर्तनीय है। देखिए दोस्तों, मानसिक शक्तियां जो है वो अपरिवर्तनीय होती है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल सही वाक्य कथन यहां पर दिया गया है। प्रत्येक बालक भिन्न रुचि का हो। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक बालक जो है उसकी रुचि भी भिन्न होती है। या तमाम चीजें आप अपने ऊपर से ही देख सकते हैं। मतलब उपयुक्त सभी जो है हमारा यहाँ पर वो राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त सभी तथ्य बालक में विद्यमान हो, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। एक व्याख्या, एक परिभाषा, एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। तीनों लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। यहां पर पूछा गया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन दिया है। तो देखिए दोस्तों, किसने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया, ये किसने कहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। पावलोव का नाम आता है सबसे पहले, उसके बाद आपको बताना है वुडवर्थ ने किया है, क्रॉनबेक ने किया है, या फिर स्किनर ने कहा है दोस्तों। तो देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, याद रखेंगे दोस्तों, प्रतिक्रिया है ना, मतलब हम जब अपनी प्रतिक्रिया देते किसी चीज को लेकर, प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का यह कथन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन बच्चे का सामाजिकरण करने वाला तत्व नहीं है। देखिए दोस्तों, नहीं है वाला प्रश्न पूछा गया है, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन यहां पर पूछा गया जा रहा है कि निम्न में से कौन बच्चे का सामाजिकीकरण करने वाला तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। तो देखिए, वंशानुक्रम ये सामाजिकीकरण करने वाला तत्व माना जाता है दोस्तों। परिवार भी है, समुदाय भी है, लेकिन अस्पताल जो है वो नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। देखिए प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर पूछा गया है कि, थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं हम। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पूछा गया है कि कैनन बार्ड के सिद्धांत के अनुसार, देखिए दोस्तों कैनन बार्ड की बात हम कर रहे हैं और उनके सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन 4 दिए गए कि संवेगों की उत्पत्ति में थेमलेस केंद्रीय भूमिका निभाता है। ओके, बिल्कुल। संवेग सेरिबेलम द्वारा क्रियान्वित होते हैं।
संवेग उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीपिटल और पेराटाइल लोबस में एक साथ गतिविधियां होती है, या फिर सहानुभूतिक और सहानुकंपी स्नायु तंत्र सामंजस्य में कम करते हैं। इस प्रकार के चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए दोस्तों कैनन बार्ड के सिद्धांत के संबंध में, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 की संवेगों की उत्पत्ति में थेमलेस केंद्रीय भूमिका निभाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 16। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। भले ही आसान लग रहा हो दोस्तों, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद ही आसान आपको नहीं लगेगा। चार ऑप्शन दिए गए, छात्रों को चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों से आलोचना लिखवाना, पाठ्यक्रम के अनुसार सूचना देना, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करना। तो देखिए दोस्तों परीक्षा के लिए तो हम छात्रों को तैयार नहीं करते हैं दोस्तों, एक बात तो आप याद रखेंगे, सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं करते, उनको जिंदगी किस तरीके से जीनी है इसके लिए हम तैयार करते हैं दोस्तों। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, छात्रों के चिंतन शक्ति का विकास करना, ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन में आपकी इस तरीके से है, और यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकांकी न मानकर बहुकार्य माना गया है, इनमें से बुद्धि का एक प्रकार है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा है दोस्तों। प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आंसर मिल जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए, कार्यकारी कौशल, संगीत, नैतिकता, या फिर सृजनात्मकता। दोस्तों सवाल आपने समझ लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है तो गार्डनर का है, याद रख लेना। बहुबुद्धि का स्वरूप एकांकी न मानकर बहुकार्य माना गया है, मतलब संगीत। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पर पूछा गया है कि बालकों का रचनात्मक आकलन करने हेतु उचित उपकरण नहीं है। देखिए दोस्तों फिर से नहीं है वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बालकों का रचनात्मक आकलन करने हेतु उचित उपकरण नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, मौखिक प्रश्न, खेल, दंत कार्य, या फिर सत्र परीक्षा। तो देखिए दोस्तों रचनात्मक आकलन की बात हो रही है तो सत्र परीक्षा जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बाकी तीनों चीज़ों से जो है वो रचनात्मक आकलन होता है, लेकिन सत्र परीक्षा जो है हमारा वो इससे हमारा रचनात्मक आकलन करना नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 7वीं कक्षा के मुख बधित विद्यार्थी, 7वीं कक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों, और वहाँ के मुख बधित विद्यार्थी की बात हम कर रहे हैं। उनके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके निचले स्तर के कार्य करने हेतु प्रेरित करना चाहिए, या फिर किसी शिक्षा व्यवस्था सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के चार ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि मुख बधित विद्यार्थी ये 7वीं की कक्षा में, तो उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है दोस्तों, कि उनके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर परफेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 20। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचार की विशेषताएं है। देखिए दोस्तों 3 विशेषताएं आपको बताई गई है, और आपको पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के विचार की विशेषताएं, केंद्राभिमुख चिंतन, यांत्रिक समस्या समाधान परक चिंतन, रटकर समस्या हल करना, या फिर बुद्धिशीलता। तो देखिए दोस्तों वाक्पटुता, लचीलापन और मौलिकता की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों, और पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की विशेषताएं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बुद्धिशीलता हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमने
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल चुनिंदा और सिलेक्टेड आईएमपी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। अगर आप फ्री में बिल्कुल सीटेट दिसंबर 2024 के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट तैयार है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके दोस्तों जो है फ्री में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपके लिए बिल्कुल फ्री हमने अवेलेबल करके रखी है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।